Hello everyone, I am Dr. Nidhi Rastogi, Assistant Professor, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी का एक टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसके 3 पार्ट हैं, तो उसमें आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस या एम्डन-मेयरहोफ-पार्नस पाथवे और ईएमपी पाथवे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम जो भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस का इंटेक करते हैं, हम चाहे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या प्रोटीन्स लेते हैं या फैट्स लेते हैं, तो उन सब में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट एनर्जी वी कन्वर्ट इट इनटू energy carriers or simply in ATP molecules. So that process of converting energy stored in organic substances into a energy molecules, that is ATP, is known as cellular respiration. तो cellular respiration एक series of metabolic process है, एक process नहीं है। It is a series of metabolic processes जिसमें जो भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स हैं उनकी स्टोर्ड एनर्जी को हम ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और यही ATP मॉलिक्यूल्स और एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी देते हैं। सो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स हैं: ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle or TCA cycle, and oxidative phosphorylation. So today we will discuss about the glycolysis, and in next series we will discuss about TCA cycle. So glycolysis को basically EMP pathway भी कहा जाता है या एम्डन-मेयरहोफ पार्नस पाथवे भी कहते हैं, because these are the 3 biochemists जिन्होंने इस पर पायनियर वर्क किया था और इस पाथवे को डिस्क्राइब किया था। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली कहा जाता है ये एक ओल्डेस्ट मैकेनिज्म है फॉर डिराइविंग एनर्जी, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा पाथवे है जिसके लिए ऑक्सीजन का होना या नहीं होना मैटर नहीं करता है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक एनवायरनमेंट में रहने वाला एनिमल हो, एनारोबिक एनवायरनमेंट में रहने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या बेंथिक एनिमल्स हो जो पानी में बहुत नीचे रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है, ऑल ऑफ दीज हैव ग्लाइकोलिसिस। उन सारे ऑर्गेनिजम्स में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग ग्लाइकोलिसिस होता है। सो ग्लाइकोलिसिस की बेसिकली साइट क्या है? ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। So basically glycolysis एक सेंट्रल पाथवे है एनर्जी का, जिसमें ग्लूकोज, जो कि हम जानते हैं कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, जिसमें वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, एंड दिस कंप्लीशन टेक प्लेस अराउंड 10 स्टेप्स। ये 10 स्टेप्स का एक साइकिल है, एक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंसेस जो है एनिमल्स टू एनिमल्स, स्पीसीज टू स्पीसीज डिफरेंट हो सकते हैं, उनके रेगुलेशन मैकेनिज्म, थोड़ी सी रिएक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म सेम होता है। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है TCA साइकिल में जाने का। TCA साइकिल के बाद जो भी इसके प्रोडक्ट्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल के, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जाते हैं। सो बेसिकली इसमें 10 स्टेप्स हैं। सो देयर आर 10 एंजाइम्स विच कैटालाइजेस डिफरेंट रिएक्शंस। सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में डिवाइड किया जा सकता है, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है और एक एनर्जी पे ऑफ फेज है, या सिंपली हम उसे कह सकते हैं एक जिसमें हमें एनर्जी इनपुट करनी होती है, हम ATP मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, दूसरा जिसमें हम ATP मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स हैं उसमें से जो पहले 5 स्टेप्स हैं
दे आर एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसमें हम एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, और बाकी के जो लास्ट 6 से 10 तक के स्टेप्स हैं उसमें हम एटीपी मॉलिक्यूल को जनरेट करते हैं. लेकिन ग्लाइकोलिसिस इज नॉट अ मेजर पाथवे टू जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स. ये अभी हम बाद में जब टीसीए साइकिल डिस्कस करेंगे सेकेंड स्टेज में, देन वी विल सी कि टीसीए साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और ग्लाइकोलिसिस में कितने जनरेट होते हैं. सो बेसिकली फर्स्ट 5 स्टेप्स में हम एटीपी यूज करते हैं और नेक्स्ट 6 to 10th स्टेप में हम एटीपी जनरेट करते हैं. इसके अलावा हम NADH जनरेट करते हैं. NADH क्या है? NADH बेसिकली एक कोएंजाइम है, एक फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अल्टीमेटली दे गिव इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. सो अगर हम पहले 3 स्टेप्स देखें ग्लाइकोलिसिस के, तो ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जहां पर हम एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करते हैं. एंड हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द रिएक्शन. और ये सारे एंजाइम्स, ग्लाइकोलिसिस का साइट क्या है? ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म. तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल फ्रैक्शन जो है या जो साइटोप्लाज्म है, उसमें ये एंजाइम्स एक मल्टी एंजाइम क्लस्टर में रहते हैं, जहां पर ये सारे रिएक्शंस एक के बाद एक प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. सो ये यहाँ पर एक एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है जहां पर हम एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करते हैं. इन सेकेंड स्टेप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है. दिस इज अ आइसोमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज. और ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें अगेन हम एक एटीपी मॉलिक्यूल फिर यूज करते हैं, और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, इट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप आ जाते हैं, एक फर्स्ट कार्बन पे और एक 6th कार्बन पर. सो इन फर्स्ट 3 स्टेप्स ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और आइसोमराइजेशन होता है, और इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को यूज करते हैं. इन 4th स्टेप जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, अल्टीमेटली इट ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड. 2 ट्रायोज शुगर बनाता है ये. एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है जो कि एक एल्डोज शुगर है, और दूसरा डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक कीटोज शुगर है. तो एक फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड पे चला गया, एक फॉस्फेट डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन पे चला गया. तो जो 6 कार्बन फ्रक्टोज बना, उसने 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बना दिए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट. In 5th step, it is again a isomerization step, जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो है ही, जो दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो आइसोमराइज करता है, एंड इट ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. यानी कि अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए. 6th स्टेप ऑनवर्ड्स हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी इन्वेस्ट की हमने फर्स्ट 5 स्टेप्स में. 6 to 10th के बीच में हम अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी वी जनरेट. तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, in 6th step basically it converted into 1,3-biphosphoglycerate. अगेन इसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज होता है और एक हम NADH को यूज करते हैं. तो 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, दैट्स वाई हमने 2 NAD मॉलिक्यूल को यूज किया है और 2 फॉस्फेट को यूज किया है. यहाँ पर हम 2 ATP मॉलिक्यूल यूज नहीं करते हैं. उससे पहले के जो 2 स्टेप्स थे उसमें फॉस्फेट ग्रुप का डोनर ATP मॉलिक्यूल्स थे. यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का डोनर सिंपल फॉस्फेट है.
In seventh step, basically 1,3-biphosphoglycerate दो ADP मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के, तो ये दो हमने फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिलीज किए, तो दो ADP मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू 2 ATP मॉलिक्यूल्स and it converted into 2-phosphoglycerate. In ninth step, dehydration take place. Dehydration का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज करता है. तो बेसिकली in the presence of enolase enzyme, phosphoglycerate converted into phosphoenol pyruvate. दो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं दो फॉस्फोग्लिसरेट से एंड वी हैव 2-phosphoenol pyruvate. In the 10th or last step of glycolysis, ultimately these 2-phosphoenol pyruvate again catalyzes 2 ADP molecules and convert into ATP molecule और दो pyruvate के molecules या pyruvic acid को generate करते हैं. तो हमने 6th से 10th स्टेप के बीच में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट किए हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड वी जनरेटेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. सो अगर हम पूरा समरी देखें ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन है जिसके स्ट्रक्चर में, वो 3-3 कार्बन स्ट्रक्चर के 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. और हमने 4 ATP बनाए, लेकिन 2 ATP हमने फर्स्ट 5 स्टेप्स में यूज किए, तो हमारे पास नेट प्रोडक्शन कितना हुआ ATP मॉलिक्यूल्स का? 2 ATP मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम पूरा इसका समराइज करें तो क्या लिखेंगे हम? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें हमने 2 NAD मॉलिक्यूल यूज किए, 2 फॉस्फेट ग्रुप यूज किए हैं और 2 ADP मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइज किया है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाए, 2 NADH मॉलिक्यूल्स जनरेट किए जो अल्टीमेटली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाके और ATP मॉलिक्यूल बनाएंगे और 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट किए. So glycolysis irrespective of any organism, कि वो एरोबिक एनवायरनमेंट में रह रहा है या एनारोबिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट फेट ग्लाइकोलिसिस है जिसमें वो कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में. अब ये पायरुविक एसिड के 2 फेट हो सकते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो ये पायरुविक एसिड TCA साइकिल में चला जाएगा, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो वो फर्मेंटेशन में जाएगा, ईस्ट जिसमें इथेनॉल बना लेगा और बाकी जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं. सो अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस में वी जनरेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और इसी ने इसे बहुत एंशिएंट पाथवे कहा जाता है क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंजर्व्ड रिएक्शन है. कंजर्व रिएक्शन का मतलब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें तो उसमें भी ये रिएक्शन मिलेगा, हम किसी इन्वर्टिब्रेट के सेल का रिएक्शन देखें तो उसमें भी ये रिएक्शन होगा, और अगर हम ह्यूमन बींग्स का बात करें, मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज का एनिमल किंगडम का बात करें, तो उसमें भी ग्लाइकोलिसिस होगा. ये पायरुविक एसिड के फेट डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, बट ग्लाइकोलिसिस सब जगह एक होता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट, जिसमें 10 रिएक्शंस हैं, साइटोप्लाज्म में होता है और डिफरेंट एंजाइम्स जो है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के क्लस्टर में रहकर ये रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस.